ओज़ेम्पिक बहुत ज़्यादा वायरल या फेमस हो रही है, GLP-1 इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मॉडर्न डेज़ की जो डायबिटीज़ के जो बेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से शायद टॉप मॉलिक्यूल ये है। ऐसे लोग जो टाइप 2 डायबिटिक हैं और वो इंसुलिन पे हैं, क्या वो अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से वापस मेडिकेशन की तरफ आ सकते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंसी ख़त्म हो सकती है? और मेनी अ टाइम इंसुलिन की डोज़ रिड्यूस हो जाती है और मेनी अ टाइम हम इंसुलिन को कई सालों के लिए विथड्रॉ करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जिनको टाइप 1 हो जाती हैं, ऐसी फीमेल्स की शादियाँ नहीं हो रही। डाइट को डिसिप्लिन करें और जो हमारे एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप लोग आगे आएँ। मैं एक सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल अपने इन सारे पेशेंट्स को देता हूँ, जो वसीम अकरम की एग्ज़ाम्पल है। क्या फीमेल या मेल दोनों में फर्टिलिटी इफ़ेक्ट होती है डायबिटीज़ की वजह से? आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को डायबिटीज़ में कैसे देखते हैं? काफ़ी लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेस की वजह से उन्हें डायबिटीज़ हो जाती है, कि ओनली एक स्ट्रेस एक फैक्टर है जिससे डायबिटीज़ हो जाए। Welcome to another episode of podcast with the dietitian Mohsin Raza, and it's an honor we have a guest, Dr. Muhammad Usman. He is endocrinologist, MBBS, FCPS in medicine and FCPS in endocrinology. Have 13 years of experience, and he is also practicing at Allied Hospital, Faisalabad and Islamabad Diagnostic Center. So, Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आपके? थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। थैंक यू। सर आई होप आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो जितने भी डायबिटीज़ के लोग देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। सर आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सर जेनेटिक्स का टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या रोल होता है? ऑब्वियसली टाइप 2 में डायबिटीज़ में जो इसका रोल है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग रोल है। और अगर जेनेटिक्स आपके हैं, स्पेशली आपकी पैटर्नल हिस्ट्री पॉजिटिव है डायबिटीज़ के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, और मैटरनल हिस्ट्री भी पॉजिटिव है, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस मैक्सिमम हैं। तो आप इसको कुछ डिले कर सकती हैं ऑब्वियसली विद योर लाइफ़स्टाइल चेंजेस, अदरवाइज़ आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस मैक्सिमम हैं। फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ जो जेनेटिक्स हैं, इसका रोल बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं है कि ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, लेकिन कुछ अथॉरिटीज़ कहती हैं इसमें जेनेटिक्स का कुछ रोल है, लेकिन कन्विंसिंग रोल जेनेटिक्स का टाइप 1 डायबिटीज़ में एस्टेब्लिश नहीं। यानी कि मेनली आपका अपना लाइफस्टाइल इसमें होता है या आपका वेट इसमें कंसीडर होता है अगर आपको डायबिटीज़ हो रही है? इसमें 2 इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स होती हैं डायबिटीज़ की, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़ जो मेजॉरिटी लोगों में होती है। मोर देन 90% पीपल विद डायबिटीज़ दे ऑब्वियसली दे हैव टाइप 2 डायबिटीज़, और टाइप 1 बहुत थोड़े लोगों में होती है। ये 2 ही बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, अदरवाइज़ इसकी बहुत सारी और टाइप्स भी हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के अंदर होती है, और भी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम सिर्फ 2 डायबिटीज़ के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है और टाइप 1 डायबिटीज़ है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसको तो हम कहते हैं कि ऑब्वियसली जेनेटिक्स होते हैं कि अपना रोल प्ले करने के लिए अंदर, उसके उसके बाद लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं, उसके बाद वेट गेन है, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ को। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, इसमें ऑटो इम्यून होती हैं, मोर देन 90% ऑफ द टाइम इट इज़ ऑटो इम्यून। तो इसको हम किसी भी तरह प्रिवेंट शायद नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शंस नहीं हैं कि जो हम इसको प्रिवेंट कर सकें। अब रिसेंट ईयर्स में एक मेडिसिन भी इसकी आई है कि अगर आप किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है और उसकी सिबलिंग्स की हम टेस्टिंग करते हैं, उसकी कुछ प्रोफाइल करवाते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर उसमें पॉजिटिव आ जाती हैं चीज़ें, तो इसका मतलब है उन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस भी हैं, तो उसको हम कुछ डिले कर सकते हैं कुछ स्पेशल मेडिसिन के साथ फॉर अ ईयर, फॉर 2 ईयर्स, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल। और सर ओज़ेम्पिक बहुत ज़्यादा वायरल या फेमस हो रही है, GLP-1 इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि वो डायबिटीज़ के इलाज के लिए या वेट कम करने के लिए या वेट कम करके उसका डायबिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट होता है? ओवरऑल आपका क्या स्टांस है इस बात पे? ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि जो जीएलपी मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक जो ये 2 हॉट केक्स हैं मॉडर्न डेज़ में, एक जो आपने कहा है ओज़ेम्पिक, इसके अंदर जो सॉल्ट है वो सीमाग्लूटाइड है, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वो तिर्ज़ेपेटाइड है। ये आजकल मॉडर्न डेज़ की बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, और ऑब्वियसली आप देखें जैसे टाइप 2 में हम बात करते हैं, टाइप 1 तो इससे लिंक्ड ही नहीं है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इनिशियली हम लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ मैनेज कर सकते हैं, ऑब्वियसली वेट को ऑप्टिमाइज़ करके मैनेज कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन के साथ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो आपने बात की सीमाग्लोटाइड की, ये बहुत इफ़ेक्टिव है मॉलिक्यूल, ना कि वेट को ऑप्टिमाइज़ करता है, वेट कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और उसके बाद आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी और हार्ट, उसकी ऑब्वियसली प्रोटेक्शन भी इस मॉलिक्यूल के साथ नोट की गई है। तो मॉडर्न डेज़ की जो डायबिटीज़ के जो बेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से शायद टॉप मॉलिक्यूल ये है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसे आप ओज़ेम्पिक के नाम से याद करते हैं।
ओके, मतलब आप रिकमेंड करते हैं कि ये इसका यूज़ कर सकते हैं वेट कम करने के लिए। ऑब्वियसली ओबेसिटी के अंदर, ओवरवेट लोगों के अंदर जिनका बीएमआई 27 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है। सर मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, ऐसे लोग जो कि टाइप 2 हैं और बेसिकली टाइप 2 डायबिटिक जो भी होते हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि वो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करते, कोई भी अपना वेट कम नहीं करते, डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करते, और उनकी हमेशा आपने पहले प्रोसीजर यही होता है कि पहले मेडिसिन रिकमेंड की जाती हैं, ठीक है, उसके बाद वो स्टिल उनके ब्लड शुगर लेवल हाई रहते हैं तो उन्हें इंसुलिन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि वो बेसिकली बाय चॉइस इंसुलिन डिपेंडेंट है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसके ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से अफ़ेक्टेड होते हैं। तो उन लोगों में इंसुलिन के बारे में जो हम ये रिकमेंड करते हैं, ये पूरी दुनिया में रिकमेंडेशंस हैं कि आप लाइफ़स्टाइल चेंज करें, आप अच्छी मेडिसिन दें, आप वेट रिडक्शन की तरफ आएँ। अगर वेट ऑब्वियसली ओबेसिटी है या ओवरवेट है पेशेंट, तो हम वेट रिडक्शन को रिकमेंड करते हैं और हम मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं अनटिल एंड अनलेस कि आपकी सारी जो ऑप्शंस हैं एग्ज़ॉस्ट हो जाएँ। तो हम रिकमेंड करते हैं कि इस स्टेज पे आपने इंसुलिन स्टार्ट करनी है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में स्टार्ट में सिर्फ 50% जो आपके बीटा सेल्स हैं ये एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं। जो रिमेनिंग बीटा सेल्स हैं ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते, या वर्क कर भी रहे होते हैं तो इतना नहीं कर रहे होते जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ग्लूकोज़ को ब्लड से न्यूट्रलाइज़ नहीं करते, सेल के अंदर शिफ्ट नहीं कर रहे होते, तो 50% तो बीटा सेल्स ख़त्म हो जाते हैं एट द ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन उसके बाद अगर हम इनिशियल ईयर्स में बहुत अच्छा अगर हम ग्लाइसेमिक कंट्रोल कर लें, शुगर लेवल को कंट्रोल कर लें, तो जो बीटा सेल्स की जो डिक्लाइन है, उसको हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये फिर भी रिड्यूस होते रहेंगे, बीटा सेल मास ख़त्म होती रहेगी। लेकिन जो लोग इनिशियल ईयर्स में अपनी जो शुगर कंट्रोल है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, तो उनमें जो बीटा सेल्स हैं, बहुत तेज़ी से उसकी मास को डिक्लाइन हो जाता है। बहुत ज़्यादा बीटा सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उनमें हमें ज़रा जल्दी इंसुलिन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इंसुलिन एक तो जब बाकी हमारे ऑप्शंस फेल हो जाएँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो इंसुलिन को हम टेक्निकली इन कंक्लूजन टाइप 2 डायबिटीज़ में लेटर फेज़ में हम स्टार्ट करते हैं। और ऐसे लोग जो जो कि टाइप 2 डायबिटिक हैं और वो इंसुलिन पे हैं, क्या वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वापस मेडिकेशन की तरफ आ सकते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंसी ख़त्म हो सकती है। इज़ इट पॉसिबल? पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि इंसुलिन हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होती थी डायबिटीज़ के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थी। तो उस वक़्त हम थोड़ी-सी मेडिसिन के बाद इंसुलिन स्टार्ट कर देते थे। और जो पुराने हमारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो ये लोग जल्दी इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब मॉडर्न एरा में हमारे पास बहुत अच्छी मॉलिक्यूल्स या मेडिसिन मौजूद है हमारे पास, जो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। तो हम कोशिश करते हैं इसको सिर्फ लेटर फेज़ पे लेके जाएँ। लेकिन सम टाइम ऑलरेडी कुछ पेशेंट इनिशियल ईयर्स में इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं। तो उनमें बहुत सारे लोगों के इसके अंदर हम उनकी वेट को ऑप्टिमाइज़ करके, उनकी उनकी डाइट को कंट्रोल करके, उनकी एक्सरसाइज़ को ऑब्वियसली मैनेज करके, कुछ मेडिसिन के साथ ग्लाइसेमिक कंट्रोल का शुगर कंट्रोल अचीव कर लेते हैं, और मैनी अ टाइम इंसुलिन की डोज़ रिड्यूस हो जाती है, और मैनी अ टाइम हम इंसुलिन को कई सालों के लिए विथड्रॉ करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त प्रेवलेंस है डायबिटीज़ की, वो जो बेसिकली नौजवान लोग हैं, हर 3 में से 1 को है। ऑलमोस्ट 3 टू 4 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है पाकिस्तान में, जो अभी तक डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन क्या आपको लगता है क्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है? क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ का वेट गेन, और जो हमारी नई जेन ज़ी आ रही है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोसेस्ड फूड बहुत बुरा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर जाते हैं, जिससे उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओबीज़ है हमारी नई जनरेशन। तो आपको क्या लगता है कि इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो सकती है पाकिस्तान में डायबिटीज़ के बारे में? ये जो डायबिटीज़ है, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस ज़माने में हम सोचते भी नहीं थे कि इनिशियल टीन्स इयर्स मीन 30 टू 19 या अर्ली 20s में हम टाइप 2 डायबिटीज़ कभी देखेंगे। लेकिन अब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में पिछले हम 8, 10, 15 साल से ये देख रहे हैं कि ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो ज़्यादातर जो बल्क बनाती है डायबिटीज़ का, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ ये टीन एज में, अर्ली 20s में आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। प्रोसेस्ड फूड या ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट है। जब भी कैलोरीज की आपकी हर इंसान की एक रिक्वायरमेंट है, जब वो आप अपनी रिक्वायरमेंट से बढ़ते हैं तो वो आपको ऑब्वियसली आपको वेट गेन की तरफ लेकर जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर वो कार्ब्स बिल्कुल ख़त्म कर दें, मतलब वो पूरे दिन में कोई कार्ब्स की कोई अमाउंट ना लें, तो नो डाउट उनके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंजेस में होते हैं। लेकिन इसके साथ
उनको बहुत ज़्यादा मसल वेस्टिंग हो गई होती है, क्योंकि वो एक जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये ठीक है कि बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो पर ले जाया जाए? अच्छा, ये जो आप ये बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट, जिसे यूजुअली कीटो डाइट कहते हैं, हाँ, इस तरह की बिल्कुल, डाइट बिल्कुल, कहते बिल्कुल। हैं। ऑब्वियसली अथॉरिटीज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई कंसेंसस नहीं है, अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा इसको रिकमेंड नहीं करती इन जनरल। लेकिन अगर डायबिटीज़ की बात करें तो इट्स ट्रू डेंजरस फॉर दीज़ काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि ऑब्वियसली इसके साथ बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एसोसिएटेड हैं। कार्बोहाइड्रेट इनटेक एक रिकमेंडेशंस है जो हमारी सोसाइटीज़ रिकमेंड करती हैं। 45 टू 50% कार्ब्स जो है ना आपकी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, मस्ट है कि बिल्कुल, आपका मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसको मेंटेन रखने के लिए इतने कार्ब्स जो डायबिटीज़ में ये रिकमेंडेड हैं, और ऑलमोस्ट तकरीबन सारी की सारी जो अथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इसको रिकमेंड करती हैं। हाँ, ऑब्वियसली आगे हम बात तो कर सकते हैं कि कार्ब्स किस फॉर्म में लेने चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेने चाहिए, सिंपल फॉर्म में लेने चाहिए, वो एक अलग बात डिबेट है। और इसके अलावा एक और मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस रिलेटेड भी आते हैं कि जो फीमेल्स हैं, स्पेशली एक मैं आपको, ये हमने पिछली पॉडकास्ट में भी ये चीज़ बार बार डिस्कस की है सर, जिनको टाइप 1 हो जाती हैं, ऐसे फीमेल्स की शादियां नहीं हो रही। वो मतलब उन्हें लगता है हमारी सोसाइटी को वो ऐसी मतलब फ़ीमेल अपने घर में एज़ अ बहू नहीं लाना चाहते जो कि पहले मतलब बीमार है। इस पे जब मैंने वीडियो बनाई तो सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट्स आए हैं इस वीडियो पर आए हैं कि वो फीमेल्स कह रही हैं ये हम इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, हमारी फैमिलीज़ अब हमें अच्छा नहीं जानती, कि अब हम बीमार हैं, हमारी शादियाँ नहीं हो रही, हम अपने घर वालों को पे बोझ बन गई हैं। तो इसको क्या कहेंगे? उन लोगों को क्या कहेंगे जो ये समझते हैं? ये जो है ना, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है मोहसिन है हाँ, आपका। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, ऑब्वियसली अर्ली ईयर्स में आती हैं, टीन एज या इससे भी पहले यूजुअली मैनिफेस्ट कर जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जो चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है टाइप 1 में, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ में हम डिसिप्लिन कर लें, हम अपनी डाइट को डिसिप्लिन करें, और जो हमारे एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप लोग आगे आएँ, इनमें कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग लोगों को सिखाएँ, हम इनको लाइफ़ को डिसिप्लिन करें, हम इनकी इंसुलिन को ऑप्टिमाइज़ करें। आजकल हमारे पास बहुत ज़बरदस्त इंसुलिन अवेलेबल हैं, और ऑब्वियसली आने वाले दिनों में इंसुलिन पंप्स भी शायद अवेलेबल हो जाएँगे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज करना और भी बेहतर हो जाएगा, और बहुत सारी जो न्यू मॉलिक्यूल्स हैं, इंसुलिन, नई टेक्नीक्स हैं, स्टेम सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो रिसर्च हो रही है। तो अब तो हमारे पास इंसुलिन है, और बहुत अच्छी हमारे पास प्रिपरेशंस है इंसुलिन की, और हम लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ और इंसुलिन के कॉम्बिनेशन के साथ मेनी अ टाइम हम बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात वही है कि जो शादी नहीं होती, हमें अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए। मैं बिल्कुल। एक सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल अपने इन सारे पेशेंट्स को देता हूँ, जो वसीम अकरम की एग्ज़ाम्पल है। हाँ, वसीम बिल्कुल। अकरम को आई थिंक 26 इयर्स की एज पे डायग्नोज़ हुई थी टाइप 1 डायबिटीज़। जी, बिल्कुल। तो मुझे याद है कि वो मेरे प्रोफ़ेसर थे उधर लाहौर में, डॉक्टर फैसल मसूद, उनके पास गए थे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुई थी एट द एज ऑफ 26 इयर्स व्हेन ही वाज़ एट पीक ऑफ हिज़ करियर। तो ये बहुत बड़ा ऑब्वियसली टैबू था उस ज़माने में। ये अभी भी ऑब्वियसली अभी भी कहते हैं कि बिल्कुल। टैबू है। तो उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया। अब देखें, आई थिंक कि 56-57 इयर्स ऑफ एज है वसीम अकरम, और ये इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं फॉर लास्ट 30 इयर्स और 30 इयर्स प्लस। इन्होंने अपनी लाइफ़ को डिसिप्लिन किया हुआ है। आप इनकी वीडियो सुनें, आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ को भी एक प्रॉपर वे से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आप ये देखें कि 56 और 57 इयर्स की एज पे हमारे सराउंडिंग्स में कितने लोग इतने फिट होते हैं। बिल्कुल। 30 इयर्स प्लस से वो डायबिटिक हैं, और अपनी फिटनेस को कितना मेंटेन किया हुआ है। और दूसरी एक और चीज़ जो हमें चैलेंज को फेस करना पड़ता है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ की बच्चियाँ होती हैं, मेनी अ टाइम हमने इनमें बड़ा अच्छा शुगर कंट्रोल किया होता है, उन्होंने हर चीज़ को डिसिप्लिन किया होता है। लेकिन जैसे शादी होती है, ऑब्वियसली मेनी अ टाइम ये जो रियलिटी है, रियलिटी को वो हाइड करने की ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली अगेन ये सोशल टैबू है एक, तो वो हाइड करते हैं। वो इंसुलिन फ्यू डेज़ के लिए शादी के इनिशियल डेज़ में इंजेक्ट ही नहीं करते, उनको बताया भी नहीं जाता। एंड मेनी अ टाइम दे एंड अप विद कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है टाइप 1 डायबिटीज़ की। टाइम इसको मैनेज ना किया जाए तो ऑब्वियसली उससे जो मोर्टेलिटी है वो भी बढ़ने का रिस्क होता है। तो इन सारी चीज़ों को लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो किसी वजह से तो नहीं हुई, बस हो गई है, वो अल्लाह ताला की तरफ से हो गई है। अब हम उसको मैनेज तो कर सकते हैं, दुनिया में इसका ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट जो आपने कहा नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होने का चांस कितना है? अगर सिंगल जो पेरेंट है, अगर मदर को डायबिटीज़ है, तो 3% चांसेस हैं कि नेक्स्ट जो उनके किड्स आएँगे, उनको डायबिटीज़ होगी। देखिए 97% चांस नहीं है। 100 में से 97 लोगों को चांसेस नहीं है कि उनके बच्चों को ये टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, तो ये ऑब्वियसली बहुत कम चांस है।
अगर दोनों पेरेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ऑलमोस्ट फिर भी अगले जो जनरेशन आ रही है, उनको 7% चांस हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप होने का। तो इतना ज़्यादा बच्चों में चांस नहीं होता उनके जो बच्चे होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, कि उन्हें डायबिटीज़ डेवलप हो जाए। और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, छूने से या इस तरह नहीं ट्रांसमिट होती। बिल्कुल। और एक और ये भी आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट रखा है कि उसमें उनमें और हम में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, उन्हें अपने ब्लड शुगर लेवल खुद से मेंटेन करने पड़ते हैं और बाकी वो बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अगर वसीम अकरम डायबिटीज़ के साथ पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग कर सकता है तो बिल्कुल वो बाकी फीमेल भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हैं अपने ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रेंजेस में रख कर। इसी तरह बस लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में हर तीसरे बंदे को डायबिटीज़ है। तो अगर आप सबको रिजेक्ट करते जाएंगे तो आगे क्या बनेगा। एक और चीज़, क्या टाइप 1 एंड टाइप 2 एज डिपेंडेंट है कि ये स्पेसिफिक एज में होती है, ये स्पेसिफिक एज में होती है? ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा ही होता है। ऑब्वियसली जो ओबीज़ लोग होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनमें यूजुअली 30s के बाद या 40s के बाद जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना वो डेवलप होती है। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये यूजुअली अर्लियर एज में आती है। ये इनिशियल ईयर्स में आती है, इनिशियल 10 टू 15 ईयर्स, 16 ईयर्स में ये मैक्सिमम लोगों को हो चुकी होती है। लेकिन बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनको टीन एज के बाद भी टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप होने का इश्यू होता है, लेकिन उनमें बड़ा स्लोली जो है ना प्रोग्रेस करती है, बड़ी रैपिडली प्रोग्रेस नहीं करती जैसे बच्चों में प्रोग्रेस करती है टाइप 1। और इसी तरह वाइस वर्सा जो टाइप 2 डायबिटीज़ है सम टाइम टीन एज में भी आ जाती है। तो हम ऑब्वियसली क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके और अपने कुछ इन्वेस्टिगेशंस के साथ हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इट्स मीन कि ये एज डिपेंडेंट नहीं है। समटाइम्स ये जल्दी हो जाती है, टाइप 2 हो जाती है, और समटाइम्स टाइप 1 लेट एजेस में होती है। बिल्कुल इसी तरह हम समझे। ओके सर, इसके बाद एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि क्या फीमेल या मेल दोनों में फर्टिलिटी इफ़ेक्ट होती है डायबिटीज़ की वजह से? ये जो फर्टिलिटी और जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि इरेक्शन जैसे मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में अगर आप अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल को ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, अपने लिपिड्स को ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, तो ऑब्वियसली इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का चांस होता है, बिल्कुल होता है। तो इस चीज़ को अगर मैनेज कर लें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का चांस उतना ही कम से कम हो जाता है, अगर आप अपने ग्लाइसेमिक टारगेट्स को या मेटाबॉलिक जो टारगेट्स होते हैं आप उनको अचीव कर लें, नंबर 1। नंबर 2, जो फर्टिलिटी का जो अब रिस्क का है, सम टाइम जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ में पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ और इस तरह के इश्यूज़ होने के चांसेस होते हैं। फर्टिलिटी थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन मेनी अ टाइम वेट रिडक्शन से और कुछ मेडिसिन के साथ इनमें जो फर्टिलिटी है ऑलमोस्ट नॉर्मल लोगों के करीब ही हम कंसिडर करते हैं। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इनमें फर्टिलिटी मोर और लेस नॉर्मल लोगों के बराबर ही आप कह सकते हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जिनमें ऑटो इम्यून गोनेडल फेलियर हो जाता है, लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं। ज़्यादातर लोगों में फर्टिलिटी के चांसेस उतने ही होते हैं जितने एक जनरल पब्लिक में होते हैं। नॉर्मल। लेकिन जो आगे प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली अगर आप अपनी जो डायबिटीज़ को एक टाइट रेंज में कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, जो शुगर कंट्रोल है, उसकी रेंजेस डिफरेंट है नॉर्मल लाइफ से। तो प्रेगनेंसी में अगर उस तरह कंट्रोल नहीं करते तो बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो अगेन इस तरह की कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी मिनिमाइज़ हो जाते हैं। सर ज़्यादा थक तो नहीं गए? अच्छा, इसके बाद आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को डायबिटीज़ में कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरे साथ अक्सर लोग इस बात पे बहस करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी है। नो डाउट कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होती है, लेकिन एज अ डाइटिशियन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप सिर्फ पूरे दिन में 6 घंटे के लिए खाना खाएं और बाकी भूखे रहें, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया है, दोनों है। और अगर हाइपो में चले जाएं तो वो ज़्यादा बुरा साबित होता है बनिस्बत हाइपर की। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे देखते अब मुहसिन जो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट हैं, इसके न्यूट्रिशनिस्ट हैं हैं? और आपकी सारी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन इससे लिंक्ड हैं और बड़ा अच्छा आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। डायबिटिक्स में हम यूजुअली इनकरेज नहीं करते इंटरमिटेंट फास्टिंग को, क्योंकि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ शुगर कम होने का रिस्क होता है, जैसे इंसुलिन्स हैं, सल्फोनेलयूरियाज़ हैं, इवन दूसरी बहुत सारी मेडिसिन, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अदर एट द अदर टाइम हाइपरग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ में इन जनरल हम बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग को रिकमेंड नहीं करते। हम रिकमेंड करते हैं कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें। ठीक है, बार बार लें ताकि हाइपो एंड हाइपर दोनों कंडीशंस में ना जाएं। एक और चीज़, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेस की वजह से उन्हें
डायबिटीज़ हो जाती है। मिक्स कर देते हैं कि स्ट्रेस से आपके ब्लड शुगर लेवल्स क्योंकि इंक्रीज होते हैं, नो डाउट, लेकिन क्या ये समझा जाना चाहिए कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है, कि ओनली एक स्ट्रेस एक फैक्टर है जिससे डायबिटीज़ हो जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्ट्रेस जो होता है, अगर डायबिटीज़ ऑलरेडी डायबिटीज़ है, तो स्ट्रेस जो है इसका कंट्रोल को मुश्किल बना देता है। बिल्कुल। तो हमारे लिए कंट्रोल आसान नहीं होता। कुछ लोग बॉर्डर लाइन पे होते हैं। अब डायबिटीज़ उनमें सिर्फ़ बॉर्डर लाइन पे चल रही होती है, बस थोड़ा-सा स्ट्रेस उन्हें ट्रिगर कर देता है। अदरवाइज़ इन जनरल आप कहें कि सिर्फ़ स्ट्रेस एक सिंगल फैक्टर है जो डायबिटीज़ का ऑनसेट कर सकता है, तो आई थिंक ऐसा नहीं है। तो डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो जो ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर पाई जाती है, हमारे लोगों के अंदर, तो स्ट्रेस कंट्रोल को ख़राब कर सकता है। या जो बॉर्डर लाइन लोग होते हैं, जो बॉर्डर लाइन रिस्क पे होते हैं, उनमें ऑब्वियसली वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये एक फैक्टर नहीं है, तो डायबिटीज़ जो है, ये मल्टीफैक्टोरियल है। जब भी मेरे पास कोई भी डायबिटीज़ किसी एक नया पेशेंट आया जिसे पता चला है कि उसकी डायबिटीज़ बहुत हाई है, चाहे HbA1c है या ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ऐसे होते हैं कि वो मेरे पास आ जाते हैं। लेकिन कभी भी मैं पहले उन्हें हमेशा यही कहता हूँ कि आप पहले किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अपना प्रॉपर डायग्नोस करवाएँ, उसके बाद जो भी वो बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं वो करवाएँ, उसके बाद हमारे पास आएँ। उसके बाद हमारा काम होता है कि उसमें डिफरेंट हैबिट्स बिल्ड करना, उन्हें कार्ब्स काउंटिंग सिखाना, उनके लाइफ़स्टाइल चेंजेस करना, ताकि वो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रेंजेस में रख सकें और ये चीज़ वो सीख सकें। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो मॉडर्न डेज़ हैं, इसके अंदर एक जो इंसान है, वो हर फ़न मौला नहीं होता कि हर चीज़ को वो मैनेज नहीं कर सकते। तो जो मोस्ट ऑफ द डिसीज़ेज़ हैं, इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हमारी सक्सेसफुल होती है। हम डिफरेंट स्पेशलिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अकेले भी ट्रीट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हमें हमें न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेज़ होती हैं, हमें कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम रीनल इश्यूज़ साथ उसके साथ चल रहे होते हैं, तो हमें नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मल्टीपल लोग जो हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन इन जनरल जो इनिशियल ईयर्स हैं, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये मिल के डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो हम अकेले नहीं मैनेज कर सकते, आप अकेले नहीं कर सकते। तो जब बिल्कुल। हम इन कॉम्बिनेशन वर्क करते हैं, तो ऑब्वियसली हम उसको बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओके, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप थोड़ा-सा हमारे जो ऑनलाइन हैं ऐसे लोग, क्योंकि बेसिकली हम फ्रॉम फैसलाबाद, आप भी फैसलाबाद से हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो फैसलाबाद से नहीं होते, किसी गाँव से होते हैं, इवन किसी बाहर की कंट्रीज़ में, वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है ये सारी चीज़ें। अगर वो आपसे ऑनलाइन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन जो है कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। 2 प्लेटफ़ॉर्म हैं, मरहम और ओला डॉग। हुँ। तो उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, और कुछ नंबर मैं आपको शेयर कर दूँगा जो आपकी स्क्रीन के नीचे आ जाएगा, तो उसके ऊपर भी आप ऑब्वियसली ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। ओके, ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो यू आर मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। ओके।